हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जीएस पेपर 4 यूपीएससी में जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इसके बारे में, सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सिलेबस ये है। इसमें लगभग 8 यूनिट हैं। एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये जीएस पेपर 4 है। इसमें 8 यूनिट है। पहली है नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध या अंतर संबंध। जैसे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा इनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, इसको हमको देखना है। और दूसरा यूनिट है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को हम कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड वैसे कहते तो है मनोदृष्टि, पर इसमें अभिवृत्ति लिखा है। मनोवृत्ति, अंतर्वस्तु सारांश यानी कंटेंट क्या है और संरचना क्या है, इसकी वृत्ति क्या कार्य है, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, सहमति पैदा करना। तो ये सेकेंड यूनिट है। अब थर्ड यूनिट में देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि मतलब एप्टीट्यूड, अभिक्षमता भी इसको कहते हैं, तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति या सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा, इन सबको हमको पढ़ना है। नैतिक मूल्य आएंगे। अब हमको पढ़ना है भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। यूनिट 4 है अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। यूनिट 5 है। इसमें भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के क्या क्या योगदान है, ये भी हमको इसमें देखना है। लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन प्रशासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निजी व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे यानी कारपोरेट शासन व्यवस्था। ये थी यूनिट 6, इनको आपको पढ़ना है। अब यूनिट 7, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ठीक है ना, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ईमानदारी, जैसे कि हम एक तो ईमानदारी भी कहते हैं, एक हम कहते हैं सत्यनिष्ठा भी कहते हैं, एक हम कहते हैं प्रोबिटी। प्रोबिटी सत्यनिष्ठा से बहुत बड़ा रूप है, मतलब सत्यनिष्ठा का लगातार अभ्यास ही जो आपके आचरण में आ जाए, उसको हम कहते हैं प्रोबिटी। अच्छा ही अच्छा करना होता है इसमें, ठीक है ना। अब 7वां क्या है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। ये थी 7 यूनिट। और इन 7 यूनिट को 8वीं यूनिट में अप्लाई करना होता है। मतलब कि 8वां है केस स्टडी। ये जो 7 हम यूनिट पढ़ेंगे, इन्हीं को हमें अप्लाई करना है केस स्टडी में। 250 नंबर का ये पेपर आता है जीएस पेपर 4 एथिक्स का। लेकिन इसमें जो 7 यूनिट हैं वो 125 नंबर की होती हैं, और 120 से 125 नंबर की केस स्टडी आती है, जिनको अप्लाइड करना होता है। तो ये पूरा पेपर बनता है 250 नंबर का। मतलब यूपीएससी में आप एक रणनीति अपनाएं कि जो पेपर ज़्यादा मार्क्स का है उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। एक मिनट, माइक आवाज़ तो सही आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो रुको, अभी मैं इसमें माइक लगाता हूँ। वन मिनट। अभी आपको बारीक इन शब्दों से भी परिचित कराएंगे।
ठीक है, अब इन सबको हम अभी बता रहे हैं आपको। अब देखिए, इसका हमने सिलेबस तो अभी पढ़ लिया, अब सिलेबस के एक एक वर्ड्स को हम कमांड करेंगे। जीएस पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स को हम हिंदी में कहते हैं नीति शास्त्र, इंटीग्रिटी को हिंदी में कहते हैं सत्यनिष्ठा, और एप्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अभिरुचि। तो इसीलिए पूरा हो गया एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एंड अभिरुचि। अब नैतिकता क्या है? अब कोई पूछते नैतिकता क्या है? क्या है नैतिकता? समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके आधार पर हम कहते हैं नैतिकता। जैसे समाज में मापदंड होते हैं, मूल्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिनके आधार पर हम उचित और अनुचित कार्यों की समझ को पैदा करते हैं, ये नैतिकता कहलाती है। जैसे व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत मूल्य या व्यक्तिगत मापदंड, इसके व्यक्तिगत सिद्धांत या व्यक्तिगत मूल्य या व्यक्तिगत मापदंड क्या है, इसके आधार पर किसी कार्य को सही या गलत बताना या ठहराना ही नैतिकता है। ठीक है ना। अब जैसे कि पहली यूनिट नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों में शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। अब इसको हम देखते हैं, और ये तो फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी यूनिट है अभिवृत्ति, एटीट्यूड, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। अब हम देखते हैं अभिवृत्ति, एटीट्यूड क्या होता है। यह एक सोच है, एक नज़रिया है, एक फीलिंग होती है, एक भावनात्मक झुकाव होता है, और ये दो तरह का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक कैसे होता है कि यह कहें कि मैं झूठ नहीं बोलता, और या कुछ और भाई लोगों के साथ झूठ नहीं बोले, तो ये सकारात्मक है। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे कि तुम जो करते हो और भाई आपके समाज में आपको वैसा ही एटीट्यूड बन जाए। जैसे कि हमारे लोगों का एटीट्यूड कभी बन जाता है कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं उनमें दया नहीं होती है, करुणा नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, दूसरे धर्म वालों से वो लोग जलते हैं। ऐसा कभी कभी होने लगता है। तो ऐसा जब होने लगता है तो ये क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? नेगेटिविटी है, एक प्रकार की पूर्व धारणा है। तो ये हमारा वैसा एटीट्यूड बन जाता है, इसे हम कहते हैं नकारात्मक एटीट्यूड। और जैसे कोई होता है सकारात्मक एटीट्यूड, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बारे में हम ना जानकर उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं, रिसर्च के आधार पर हम उसको माप तौल के जानते हैं, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। यही यूपीएससी चाहता है, ठीक है ना। अब अभिवृत्ति एटीट्यूड के 3 पार्ट्स हैं। क्या हैं? इसे मनोवृत्ति कहते हैं, पर यूपीएससी में इसे अभिवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एटीट्यूड को मनोवृत्ति कहते हैं, लेकिन यूपीएससी जो है वो हिंदी इंग्लिश में डिक्शनरी से छाप लाता है, वो थोड़ा गलती हो जाती है। हमको एक एक शब्द पर गौर करना है इसमें। जैसे कि AVC मॉडल या CAV मॉडल, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। कोग्निटिव मतलब होता है ज्ञान, विश्वास और मूल्य। अफेक्टिव भावनात्मक झुकाव, और बिहेवियर व्यवहार। जैसे आपका किसी के प्रति ज्ञान है, जैसे कोई नेता है, जैसे नरेंद्र मोदी ले लो, उनके बारे में हमको ज्ञान है, वो अच्छा वक्ता है, हमको विश्वास भी है, और बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, उनको विश्वास भी है ये अच्छा नेता है। और यही जब भावनात्मक झुकाव बन जाए, अंधभक्ति हो जाए, भावनात्मक झुकाव बन जाए कि हाँ यही अच्छा है, बाकी दुनिया में कोई अच्छा नहीं, फिर ये वही बिहेवियर बन जाएगा, उसी के पक्ष में अपना व्यवहार कर, हाँ यही अच्छा है। तो ऐसे ये चलता है, ऐसे एटीट्यूड बनता है किसी व्यक्ति, वस्तु या समाज के प्रति। ऐसे एटीट्यूड हमारा सभी का बनता है। उदाहरण के लिए, जैसे चूहा या सांप को देखने के बाद आपका ज्ञान, विश्वास जागेगा, उसके भावनात्मक झुकाव आएगा, फिर उसके बाद आपका व्यवहार क्या होगा, इसे हम अभिवृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। अगर हर व्यक्ति में ये 3 चीज़ें एक लाइन में है तो वो शांत रहेगा। उदाहरण, ज्ञान है,
जैसे पापा की इज्जत करनी चाहिए, ये ज्ञान है हर व्यक्ति को है, पापा की इज्जत करनी चाहिए। फिर दूसरा है भावनात्मक झुकाव है, तो रिस्पेक्ट करोगे। फिर आप व्यवहार भी करोगे तो आप रिस्पेक्ट करते रहोगे, करते यही व्यवहार हमारा बन जाता है। आप समझ गए, एटीट्यूड विकसित करना पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव तो ऑटोमेटिक है, वो तो पूर्वाग्रह से लोगों से सुना है, उसमें हमारा कोई रिसर्च नहीं होता है, सिर्फ सुनते हैं बस, हम अपने दिमाग में डाल लेते हैं। ये नेगेटिव है एटीट्यूड, हमको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एक लाइन में नहीं तो व्यक्ति अशांत रहेगा, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है, वो मानता है, पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की गहरी दोस्ती थी, तीसरा कहे वो खराब है, वो तुम्हारा दोस्त खराब है, तो आपका ज्ञान बदलेगा, भाई अच्छा नहीं लगेगा। फिर बहुत गहरी दोस्ती है और कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, वो कहे वो व्यक्ति बहुत खराब है, तो तुम्हारा एकदम एटीट्यूड चेंज होगा, हाँ यार तू सही कह रहा है, वो खराब है, ठीक है ना। आपका फिर व्यवहार भी बदलेगा, फिर आप असामान्य हो जाएंगे। जिसे पीके में वो नहीं कहता था कि ये रॉन्ग नंबर तुम्हारे पास पहुंच गया, मतलब गलत व्यवहार, ठीक है ना। जब राइट नंबर आएगा तो आप पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे। जब कोई दूसरा कहेगा कि अरे तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, तुम उसको गलत क्यों समझ रहे, तो एकदम तुम्हारा एटीट्यूड बदलेगा, हाँ मेरा दोस्त अच्छा है। तो ये है एटीट्यूड, बार बार बदलता रहता है, ठीक है। जैसे ज्ञान बदलो भावना बदलती है, भावना बदलो व्यवहार बदलता है। तो ज्ञान क्या है, नींव, ज्ञान भावना और व्यवहार, तो ज्ञान नींव है। तो हमको ये चीज़ देखनी है, ये है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अब है सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। ये क्या होता है, ये सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। जैसे सामाजिक प्रभाव है डर, प्यार और रिस्पेक्ट, ये सोशल इन्फ्लुएंस है। लोग डरते भी हैं समाज से, लोग प्रेम भी करते हैं समाज से, लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं समाज में एक दूसरे की। ये समाज के डर के कारण, समाज के प्रभाव के कारण, कि समाज अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं अगर बड़ों की करोगे तो समाज बहुत गलत कहेगा तुम्हारे बारे में, इसीलिए रिस्पेक्ट डर के कारण करते हैं, ठीक है ना। ये सब मिक्स्ड होता है। जैसे कि मेरे गांव वाले पड़ोसी के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब सोच जो है वो सब क्या है, सामाजिक प्रभाव है। वो सोच बचपन से हमें भरी जाती है। सामाजिक प्रभाव हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हर जगह सोच के अलग अलग दायरे हैं। जैसे सकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है, इसमें यूनिटी में काम करते हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। नकारात्मक दूसरे को देख कर कार्य करता, अरे वो गाड़ी खरीद लाया, हम भी खरीदेंगे, चाहे खेत बेचना पड़े, कुछ भी बेचना हम भी खरीदेंगे। ये नकारात्मक सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। इम्प्रेस होना, ये नकारात्मक है। एक होता है यूनिटी, एक साथ मिलके काम करना, एक दूसरे को के भार को बांट लेना है। कोई दुखी है तो उसके दुख को आपस में बांट लेना, उससे हालचाल पूछना, ठीक है। समाज के डर से सभा में शामिल होना, ठीक है ना। जो अच्छी कोई सभा हो रही है तो समाज के डर से हम उसमें शामिल होते हैं, यह सामाजिक प्रभाव के कारण है। अब धारणा या धारण क्या है, परसुएशन क्या है, समझना चाहिए इसको। सामाजिक प्रभाव का बेस्ट पॉइंट, जो ये सीख जाएगा वही जीतेगा, धारणा या धारण। परसुएड क्या है, जब आप किसी को समझते तो इनके 3 अंग हैं। पहला स्रोत, किसी ने बोला तभी आपने सुना तो समझे। दूसरा संदेश, किसी ने मैसेज भेजा या अखबार वगैरह आपने देखा तो उसके द्वारा आपने सुना, फिर आपको एक परसुएट्स, आपको कुछ सोच बनी। फिर तीसरा है प्राप्तकर्ता द्वारा, आपको कोई आया, आपको बताया, ये प्राप्तकर्ता द्वारा है। तो जैसे कि फर्स्ट है व्यक्ति क्या है, स्रोत है। ये विश्वसनीय हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, स्पेशलिस्ट, जैसे कोई प्रचार वगैरह है, इन विश्वसनीय लोगों से ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सामाजिक प्रभाव लोगों में ज़्यादा होता है इनका। अगर अमिताभ बच्चन पान बार मसाला का गुटखा प्रचार कर रहा है तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा है ये, भले ही वो गलत है, पर गलत काम भी इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं, क्योंकि इनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अजय देवगन है, शाहरुख खान वगैरह है। तो ये क्या है, एक व्यक्ति के साथ आपके पास एक धारण बनाया जाता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी हस्ती, बिग पर्सनालिटी, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटियों को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किस कारण, क्योंकि लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो, खुद सफाई करें, पर्यावरण को रक्षा करें। विश्वास पात्र लोगों की नज़र हो तभी आप उस पर भरोसा रखेंगे। दूसरा, सूचना कैसी है, सिंपल या साधारण है,
सूचना सिंपल और साधारण हो, जटिल ना हो, जो आम लोग समझ सकें। तीसरा, ये प्राप्तकर्ता, इसका माइंड सेट जैसा होगा वही समझेगा। अगर ये निगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है लोगों का माइंड सेट। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, लोगों का बैन बॉस जो कि एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो इसी तरह किया जाता है। विश्व विख्यात व्यक्तियों को लाकर जो लोग आंखें मूंद कर इन लोगों की बात मान लेते हैं। यदि प्राप्तकर्ता पूर्वाग्रह से भरा है तो वह वैसा मिलेगा जैसा उसकी स्टेट खाली है, जैसा वो समझता है उसे वैसा ही मिलेगा। उसके गहराई में, अगर जो गहराई में उतरेगा उसको और बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। सिविल सर्वेंट्स को धारण का महत्व समझना चाहिए, जैसे नेताओं को समझना होगा, लोगों को समझना होगा, एक सिविल सर्वेंट को, दोस्त को भी समझना होगा, परिवार को, फैमिली वगैरह को समझना होगा, तो उनके बिहेवियर इन सबको जानना होगा। वो ऐसे जान पाएंगे हम लोग सामाजिक प्रभाव वगैरह से, ठीक है ना। और तीसरी यूनिट है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा, कंपेशन, समानुभूति, एम्पैथी। एप्टीट्यूड क्या है? अभिरुचि, ये जन्मजात प्रतिभा है, इसे निखारा जाता है। मानव के अंदर ये जन्मजात प्रतिभा होती है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, संगीत, चित्रकला, महल बनाना, साहित्य लिखना, वक्ता बनना, ये सब क्या है? जन्मजात प्रतिभाएं हैं, इन्हें निखारना ही एप्टीट्यूड है। जैसे कि एक पक्षी होता है, उसके अंदर जन्मजात प्रतिभा उड़ने की होती है, तभी वो उड़ता है या नहीं। अब जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, अगर हम उससे कहें एक्टिंग करो, बचपन से उसे एक्टिंग सिखाएं तो वो एक्टर बनता? बढ़िया नहीं बनता। उसके अंदर जन्मजात प्रतिभा थी क्रिकेट खेलने की, इसीलिए वो टॉप क्लास क्रिकेट बना, गॉड ऑफ क्रिकेट है। ऐसे विराट कोहली के अंदर हम कहते कि तुम PhD करो, पढ़ाई करो, लेकिन उसके अंदर जन्मजात प्रतिभा क्या थी? क्रिकेट खेलने की, जो कि उसके पिता ने निखारा उसको। अब जब निखारा तो जन्मजात प्रतिभा उसकी निखरी, उसको क्या दिया? प्रशिक्षण देने से वो निखर गई। तो हमारे अंदर जन्मजात प्रतिभा होती है, वक्ता की स्किल है, तो वो जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं। जैसे पक्षी के अंदर उड़ने की प्रतिभा है तो वो उड़ेगा, दौड़ेगा नहीं। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक जन्मजात प्रतिभा होती है, इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। उसको प्रशिक्षण देख रेख में निखारा जा सकता है। अब बुनियादी मूल्य क्या है? बुनियादी फंडामेंटल वैल्यूज, एक सत्यनिष्ठा। सिविल सर्वेंट्स के अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, मतलब मूल्य के अनुसार कार्य करना। सत्यनिष्ठा का मतलब है मूल्य के अनुसार कार्य करना, कथनी और करनी में अंतर ना होना, यह सत्यनिष्ठा है, ठीक है ना। बुनियादी मूल्य एक स्थायी विश्वास होता है, यह एक सिद्धांत है। बुनियादी मूल्य, फंडामेंटल वैल्यूज, यह एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, यह है बुनियादी मूल्य। सत्यनिष्ठा होना चाहिए, यह है बुनियादी मूल्य। करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समानुभूति होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, यह है बुनियादी मूल्य, ठीक है ना। मूल्य विश्वास प्लस कर्म से बनते हैं ईमानदारी, और ईमानदारी के अनुसार हम कार्य करते हैं। कथनी और करनी में सुसंगतता हो, समानता हो, और सत्यनिष्ठा, इसी को हम कहते हैं सत्यनिष्ठा मूल्य है। सुसंगतता कब बनती है? जब सोच बनती है, सोच से कथनी बनती है, और कथनी से फिर करनी बनती है। यानी जो सोचता वही करता, और जो सोचता वही कहता और वही करता। सोच कथनी करनी, जो सोचता वही कहता वही करता, ये है सत्यनिष्ठा। अब हम दूसरा, इम्पार्शियलिटी, भेदभाव रहितता क्या है? मतलब सिविल सर्वेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, जाति, धर्म, लिंग में, या बूढ़े वगैरह हैं, इन सब के प्रति हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। ये जनता के सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है। पूर्व सोच को बीच में ना लाएं, मतलब हमारी जो पूर्व की धारणा बनी वो नहीं आनी चाहिए। अगर भेदभाव रहता है तो आप एक अच्छे सर्वेंट, सिविल सर्विस ऑफिसर नहीं हो। पूर्व सोच को बीच में ना लाएं, भेदभाव रहित कार्य करें, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अगर कोई भी XY, कोई लिंग, जाति, धर्म, हमें कोई भेदभाव नहीं करना। अगर कोई आपके पास आ रहा है अपनी समस्याएं लेकर, तो उसको हमारा काम है सोल्व करना, बस इतना है। पूर्वाग्रह नहीं लाना, सोल्व करना ही हमारा काम है।
इसे कहते हैं भेदभाव रहितता। एक सिविल सर्वेंट्स के अंदर भेदभाव रहितता होनी चाहिए। अब है दूसरा गैर तरफदारी, नॉन पार्टीशियनशिप, नॉन पार्टीजनशिप। जैसे आप जनता के सेवक हैं, जनता की तरह कार्य करोगे, आप जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। ये एक यूपीएससी सर्वेंट रहा हो या चाहे पीएम रहा हो, सीएम रहा हो, डीएम रहा हो, चाहे पुलिस ऑफिसर रहा हो, वो जनता का सेवक है, नौकर है, वो मालिक नहीं है। ठीक है ना। आप जनता के सेवक हो, जनता की तरफ कार्य करोगे, किसी पॉलिटिशियन की तरफ कार्य नहीं करोगे। आप किसी भी पार्टी के हिसाब से नहीं चलोगे। एग्जाम्पल है जैसे बीजेपी है, एएसपी है, बीएसपी है, आरएलडी है, एएसपी, कांग्रेस वगैरह, इन पार्टियों के सारे आप काम नहीं करोगे, आप संविधान की तरफ झुकोगे। हाँ, इन जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ झुकाव होगा, पर आप इनके इशारों पर काम नहीं करोगे। आप संविधान के तहत कार्य करोगे, जनता के तहत कार्य करोगे, क्योंकि आप जनता के नौकर हो, मालिक नहीं। झुकाव जनता के प्रति होना चाहिए एक सिविल सर्विस ऑफिसर को। सिविल सर्वेंट्स का झुकाव या समर्पण, इसका 3 कल्याण होते। एक तो लोक कल्याण के प्रति झुकाव होना चाहिए सिविल सर्विस का, दूसरा संविधान के प्रति झुकाव होना चाहिए, तीसरा कानून के प्रति झुकाव होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट का। ठीक है ना, ये हमको ध्यान में रखना है। अब है नेक्स्ट वर्ड, निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी। ये क्या है? आप पूर्वाग्रह के बारे में नहीं सोचेंगे, पहली बात, कि वो कौन था, क्या था, ये अतीत की बात नहीं सोचेंगे। जब भी कोई निर्णय लेना होगा, व्यक्ति की बात सुनेंगे तभी निर्णय होगी। यही निष्पक्षता है, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी है। इसी को हम कहते हैं निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं इसको। फैक्ट वर्तमान में होगा, फाइंड आउट उसी समय करेंगे, भविष्य या अतीत की सोच में नहीं उलझेंगे उस समय हम जब निर्णय ले रहे होंगे। डाटा एंड फैक्ट के जरिए निर्णय लो उसी ही समय डायरेक्ट। ये भेदभाव रहित के विपरीत है। मतलब कि जो निष्पक्षता है भेदभाव रहितता के जस्ट विपरीत है। ये सकारात्मक है, भेदभाव रहित नकारात्मक है। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसमें है सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। इसमें ये 2 तरह के, सिविल सेवा में समर्पण भाव होता है, 2 तरह से होता है। पहला है समर्पण भाव, डेडिकेशन। ये क्या है? ये कमिटमेंट की तरह है। एग्जाम्पल, पति पसंद नहीं है, क्योंकि पति है, धर्म है, इसलिए ड्यूटी की तरह सेवा करती रहती महिला। यानी पूर्वाग्रह से भरी है, लोगों ने कह दिया कि पति परमेश्वर, और पति रोज उसको मार रहा है, लेकिन उसकी धारणा भरी है। लोग कहते हैं पति परमेश्वर होता है, पति कुछ भी करे, हमको सब झेल जाना चाहिए। ये जो पूर्वाग्रह से भरी हुई है, इसीलिए वो लोग कहते हैं, इसीलिए वो उसकी सेवा कर रही है और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। तो ये समर्पण भाव नहीं है। समर्पण भाव क्या होता है? एक कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट करो और उसे पूरा करो, ये है समर्पण भाव। यानी एक ड्यूटी की तरह कार्य है। यानी पति की ड्यूटी क्या है? अपनी पत्नी को खुश रखना, उसको किसी भी समस्याएं जो भी आए उसको सॉल्व करना, ये एक पति की ड्यूटी है। और पत्नी की ड्यूटी क्या है? कि अपने पति को टाइम पे खाना देना, टाइम पर जो भी वो कहे वो देना, ये एक पत्नी की ड्यूटी है। तो मतलब कि एक कमिटमेंट है समर्पण भाव। अब दूसरा है आत्मीय कार्य, लव टू डू, यानी कार्य करना पसंद है, इसका आत्मा से काम करने का मन कर रहा है, ये पूरे दिल से करेगा, वो काम इसका पैशन है, पूरी तरह समर्पित कार्य, ये कहे आत्मीय कार्य। पूरी तरह से समर्पित कार्य को हम कहते हैं आत्मीय कार्य। ठीक है ना। तो जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे बाबा साहब ने खूब मन से पढ़ाई की थी, मतलब आत्मीय कार्य से पढ़ाई की थी, उसका उनको परिणाम भी मिला। जो हमारी जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, उनकी 2 किताबों से हुई थी। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया प्रोविंशियल, और दूसरी किताब थी उनकी द लॉ ऑफ ऐसी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। ये 2 किताबों से आरबीआई की स्थापना हुई थी। और वो बंधन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये क्या था? ये था आत्मीय कार्य। उन्होंने सब इतना पढ़ाई कर ली थी, इतने आत्मीय से पढ़ाई की थी, मतलब इतने समर्पित थे उस कार्य के प्रति कि उनको सब सरल ही लगा। अब देखिए, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा।
अब इसको हम देखते हैं। कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा। एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन। जैसे सहानुभूति और समानुभूति दोनों में अंतर है। सहानुभूति और समानुभूति क्या है? समान अनुभूति, मतलब जो व्यक्ति दर्द में है उसी की अनुभूति हमको भी होने लगी कि हमारे भी चोट लगती है, हमें भी दर्द होता है, वही महसूस सेम फीलिंग होने लगे, इसे कहते हैं समानुभूति। तो सहानुभूति क्या है? दूसरों की मदद कर देना, 2-4 रुपए दे देना, ठीक है। और समानुभूति क्या है? दूसरों को अपने जैसा मानना, ये समानुभूति है। सहानुभूति ये नकारात्मक है, समानुभूति ये सकारात्मक है। सहानुभूति सामने वाले को निकृष्ट बेकार देखना, और समानुभूति ये सामने वाले को बराबर देखना है, अपने जैसा देखता है। सहानुभूति सिविल सेवक इससे दूरी बना ले। सिविल सेवक के अंदर सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सिविल सेवक के अंदर समानुभूति बहुत जरूरी है, और यही समर्पण भाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समानुभूति, समान अनुभूति होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर, ठीक है ना। समानुभूति होनी चाहिए। अब सहिष्णुता, टॉलरेंस। सहिष्णुता क्या है? भले ही दूसरे के विचार से सहमत ना हो, तब भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये हमारे समाज की खास बात है। हम धर्म के लोग, हर धर्म के लोग साथ में रहते हैं, चाहे विचार क्यों ना अलग अलग हो। इसे कहते हैं टॉलरेंस, सहिष्णुता। चाहे भले ही हमारे पास विपरीत विचार का व्यक्ति ही क्यों ना बैठा हो, विपरीत धर्म का व्यक्ति ही क्यों ना बैठा हो, पर उससे हमें भाईचारे, मित्रता का संबंध रखना चाहिए। ये है टॉलरेंस। जब आप कहीं के ऑफिसर होगे तो आपके हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, अलग जाति धर्म के लोग भी होंगे, तो आप ऐसा नहीं उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे, उनके साथ प्रेम का संबंध रखो। इसे कहते हैं हम टॉलरेंस, ठीक है ना, सहिष्णुता। आपके सीनियर या जूनियर ऑफिसर के विचार अलग अलग होंगे तो भी आप साथ में रहना होगा, मतभेद नहीं रखना होगा। ये है टॉलरेंस, सहिष्णुता। समझ गए? सहिष्णुता। आप पॉलिटिकल पार्टी या उसके सदस्यों की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अपने नीतियों का नकारात्मक व सकारात्मक पक्ष रखोगे, पर पॉलिटिकल लीडर की बुराई नहीं करोगे, ठीक है ना। अब करुणा, कंपैशन। कंपैशन क्या है? हम हमेशा कमजोरों के प्रति दया, ये करुणा है। कमजोरों के प्रति दया, समर्पण भाव, ये है कंपैशन। और करुणा के सबसे बड़े सागर थे बोधिसत्व, तथागत बुद्ध, और बाद में आने वाले बोधिसत्व जो थे वो करुणा के महासागर थे। एम्पैथी प्लस एक्शन बराबर कंपैशन। मतलब एम्पैथी मतलब समानुभूति प्लस इसके साथ अगर हम कार्य को जोड़ दें, समानुभूति के साथ हमें समान अनुभूति हो गई, उसके साथ हम कार्य को जोड़ दें, एक्शन को जोड़ दें, तो वही करुणा बन जाती है। जैसे कि समानुभूति, किसी की चोट लगी तो हमें समान अनुभूति हुई कि जब चोट हमारे लगती है तो दर्द हमारे भी होता है। जब उसके चोट लगी तो ये समानुभूति बनी। लेकिन जब हमने उसके जाके पट्टी मलहम मतलब कार को जोड़ दिया, पट्टी मलहम करने लगे, ये बन गई करुणा। मतलब कि समानुभूति के साथ कार्य एक्शन जुड़ जाए तो वही करुणा बन जाती है। जीवन में बदलाव लाने के लिए कार्य सकारात्मक कार्य होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब बता दिया, ठीक है। जैसे माँ के अंदर करुणा होती है, समानुभूति नहीं होती है माँ के अंदर, वो एक्शन लेती है बदलाव लाने के लिए। अब चौथी यूनिट है भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। जैसे भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, आत्मविभेदन, समानुभूति, सामाजिक मुद्दे, ये है भावनात्मक समझ। ये एक प्रशासन व्यवस्था में होना चाहिए, हर एक आईएएस को ये समझना चाहिए। आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, आत्मविभेदन, समानुभूति, सामाजिक मुद्दे, ये सब पता होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। इनके प्रति जागरूक रहना चाहिए। हर एक प्रशासन में ये व्यवस्था होनी चाहिए जागरूकता की। अब पांचवी यूनिट है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। जैसे पश्चिमी विचारक हैं कांट और उपयोगितावादी सिद्धांत, और भारतीय विचारक हैं गांधी, गीता, निष्काम और तिरुकुराल। जैसे कांट कहता है इसका सिद्धांत हमेशा काम करता है। जैसे आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के साथ करते हैं। कितना मस्त स्टेटमेंट है कांट का कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के प्रति चाहते हो, खुद के साथ चाहते हो।
जैसे आप अपने साथ दुख नहीं चाहते हो तो दूसरों के साथ भी दुख नहीं दोगे। अगर आप अपने साथ सम्मान चाहते हो तो दूसरों को भी सम्मान दोगे। ये चाहता है कांट, ये कहता है कांट, अपने कर्तव्यों का पालन करना, कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग ना करना, ये कहता है कांट। अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग नहीं करोगे। जैसे लोग क्या अपने फायदे के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरे को कहते हैं ये भाई मेरा काम कर दे, बस फायदा अपना छिपा होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये क्या है, ये कांट के हिसाब से काम गलत है। उपयोगितावादी सिद्धांत ये गांधी के खिलाफ है, गांधी इसके खिलाफ है। उपयोगितावादी ये कहता है अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख, यानी 100 में से 10 खुश नहीं है तो उसकी बात ना मानकर 90 के पक्ष में फैसला, यानी 10 की कुर्बानी। यह है उपयोगितावादी सिद्धांत। अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख, ये उपयोगितावादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत क्या है, सच्चा साधन तो रिजल्ट सच्चा होगा। साध्य साधन का नियम, अगर साधन अच्छा है तो साध्य जो उसका परिणाम होगा वो अच्छा होगा। चोरी अनैतिक है तो चोरी नहीं करनी है, हिंसा ना करना, अहिंसा का रास्ता अपनाना। शब्द, सोच और कार्य में अहिंसा किसमें बताई गांधी जी ने, कि शब्दों में अहिंसा हो, सोच में अहिंसा हो और कार्य में अहिंसा हो तो ही तुम अहिंसावादी हो। अगर इन तीनों में, शब्द, कार्य और सोच में अगर हिंसा है तो आप अहिंसावादी नहीं हो। सर्वोदय एक सर्वोदय सिद्धांत दिया गांधी ने। सर्वोदय क्या है, सभी का भला, सभी का विकास। जैसे नक्सलवाद पक्का उदाहरण है इसका, सभी का भला सभी का विकास। जैसे 90 का भला करके 10 का बुरा किया, जल जंगल जमीन सब छीन लिया, ये मतलब सबका भला करो। गांधी कहते हैं सर्वोदय सबका भला करो। नक्सलवाद में क्या होता है कि जल जंगल जमीन 90 का उनका छीन लिया और 90 का भला कर दिया, 90% वालों का। तो ये क्या है, ये सर्वोदय नहीं है गांधी जी के हिसाब से। नक्सलवाद समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हमारे लोगों के ही वजह से हुई है। जो अपर क्लास लोग थे, उन्होंने वही राजनीतिक सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया, आदिवासी लोगों के जल जंगल जमीन सब छीन लिए, जिससे उन्हें नक्सलीवादी मजबूरी में बनना पड़ा। तो गांधी जी के हिसाब से ये सर्वोदय नहीं है। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का भला करना। जैसे गीता का निष्काम क्या है, वही जो कांट कहता है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। मतलब कर्म करते जाओ, एक गोल डिसाइड कर लिया, बस उसकी चिंता ही भूल जाओ, बस डिसाइड कर लिया उसी के अनुसार काम करते जाओ, गोल अचीव होगा। ये गीता का निष्काम कहता है। मतलब कि चिंता मत करो, कर्म करो, फल अच्छा होगा, विश्वास रखो खुद पर, फल अच्छा ही मिलेगा। कर्म करो, फल पर विश्वास रखो। तिरुकुराल क्या कहता है, ये उपयोगितावादी जैसा है। ये साउथ इंडियन था तिरुकुराल। कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ अनैतिक करना पड़े और उस नैतिक कार्य के से समाज का कोई नुकसान ना हो रहा हो तो इसे नैतिक माना जाएगा। मतलब तिरुकुराल कहता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ अगर अनैतिक भी करना पड़े, उस अनैतिक कार्य में किसी का अगर नुकसान ना हो रहा हो तो उस कार्य को अनैतिक माना जाएगा। ये तिरुकुराल कह रहा है। हमें सबसे अच्छी फिलॉसफी कांट, गांधी, गीता की यूज करें, ये काम ना आए तो उपयोगिता व तिरुकुराल की अपनी उत्तर लेखन में प्रयोग कर दें। और सबसे अच्छी किसकी मानी जाएगी, कांट, गांधी और गीता की। ये अपने आंसर राइटिंग में उपयोग करें। अब छठी जो यूनिट है वो है लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा। जैसे नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं क्या है, तो नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, कभी कभी ऐसी समस्याएं आएंगी जब सिविल सर्वेंट दुविधा में फंस जाएगा। जब ऐसी कंडीशन से दर्शन शास्त्र काम नहीं देता, उस समय अपने अंतरात्मा की सुने। और अंतरात्मा आंतरिक होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, ये वो ऑब्जेक्टिविटी होती है और ये सब्जेक्टिविटी होती है। वह कौन सी समस्याएं हैं, जब अंतरात्मा की बात सुने, जब किसी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो और ना ही आप अपने अंदर की आवाज़ सुन पा रहे हो, अंदर की तभी आप अपने अंदर की बात सुनते हैं। जब कोई आपको बाहरी रूप से कोई सॉल्यूशन ना मिले तब आप अपनी अंतरात्मा की, अपने अंदर की आवाज़ सुन के निर्णय दे सकते हैं। जैसे कि आईएएस ऑफिसर, कानून के हिसाब से निर्णय लेना इसका परम नियम है आईएएस ऑफिसर का, कानून के अनुसार, ठीक है ना। जब वो कानून में, जब कोई ऐसा मामला आ जाए जब वो कानून में भी ना हो, तब वो अंतरात्मा की सुन सकता है।
कोई उदाहरण जैसे कोई अपराध हो, तभी अब अंतरात्मा की सुने, क्योंकि ये परिस्थिति आएगी ही आएगी एक IAS ऑफिसर के सामने। अब 7वीं यूनिट है उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था। जैसे उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये नैतिक शासन के लिए बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, इसमें दंड का प्रावधान है। सिविल सर्वेंट ने अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, अगर कारण नहीं बताया तो दंडित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में रहते हैं, यहाँ भाग कर आ गए, ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुद्दे हैं। क्वेश्चन जैसे कि क्या भारत में रोहिंग्या को रहने देना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहोगे? नैतिक शासन में उत्तर देना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जैसे CAA सिटीजनशिप, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है? जैसे सरकार कहती है मुस्लिमों को छोड़कर सभी नागरिकों का दर्जा दिया जाना चाहिए, सभी धर्म वालों को, मुस्लिमों को छोड़कर। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो नैतिक नज़रियों से देखना, तब पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत। नैतिक नज़रिए से देखना, बस नैतिकता हो उसमें, आपका जो नज़रिया हो, बस भड़काओ वगैरह, ये आपके अंदर गैर तरफदारी वगैरह ये भाव नहीं होना चाहिए। जब भी कोई उत्तर दो नैतिकता से दो। कारपोरेट शासन व्यवस्था, कारपोरेट गवर्नेंस, ये क्या है? ये प्राइवेट लिमिटेड गवर्नेंस है, जैसे जियो, टाटा, रिलायंस, ये होती है कारपोरेट शासन व्यवस्था। इनके अंदर शासन व्यवस्था की कुछ सही होना चाहिए, मजदूरों को पैसा टाइम पर देना चाहिए, मालिक किसी को मन से निकाल दे, शेयर खा जाए, ये नहीं इसमें होना चाहिए। इसकी निगरानी सरकार को करनी चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए। कभी कारपोरेट शासन व्यवस्था में कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, मजदूरों को पैसा नहीं देती हैं, उनका पैसा हड़प जाती हैं। तो इन सबको सरकार को इसकी निगरानी करनी चाहिए और समय पर नियम व कानून बनाने चाहिए। CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी समाज का हिस्सा होती है, क्योंकि समाज के लोग ही तो उसमें शामिल होते हैं उसको उठाने में, कंपनी को। इसलिए 2013 में सरकार ने कानून बनाया, जिसका भी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, जिस कंपनी का भी टर्नओवर अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, 2013 में कानून बना, उसका 2% समाज पर खर्च करना होगा उस कंपनी को। तो बड़ी बड़ी कंपनियां 2% समाज के लिए खर्च करती हैं, तभी नैतिकता आएगी। 8वां है यूनिट शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और प्रोबिटी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। इन शब्दों को अभी हम बारीक से जानते हैं। देखिए, प्रोबिटी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन प्रोबिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। देखिए, प्रोबिटी क्या है? जब आप रोज इंटीग्रिटी की प्रैक्टिस करें, सत्यनिष्ठा की, अपने सत्यनिष्ठा आपके आचरण में बस जाए, लोग कहने लगे ये जो करता है सही ही करता है, जो भी करेगा वो सही ही करेगा, नैतिकता से ही करेगा। अगर लोग ये मान लें तो समझ लो प्रोबिटी है आपके अंदर। यही UPSC चाहता है, प्रोबिटी आपके अंदर हो। तो प्रोबिटी, जब आप रोज इंटीग्रिटी की प्रैक्टिस करने लगे और समाज मान ले कि ये जो बोलता है, जो करता है वह सही ही करता है, आगे जो भी बोलेगा, जो भी करेगा वो सही ही करेगा, ये है प्रोबिटी, आपके अंदर प्रोबिटी है। प्रोबिटी समाज, जनता का एक विश्वास है आप पर कि आप गलत कर ही नहीं सकते। ये जनता का विश्वास है आप पर कि आप कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी यह है कि आप सच बोलें, ही सच बोलना ही ईमानदारी है। जैसे कि घूस लेता अगर पकड़ा गया और लोगों से कह रहा है कि हम नहीं लेता घूस वगैरह, तो ये ईमानदारी नहीं है, ये इंटीग्रिटी नहीं है। अब सत्यनिष्ठा या अखंडता या इंटीग्रिटी क्या है? कथनी और करनी में अंतर ना होना, ये इंटीग्रिटी है। जैसी सोच वैसा काम, ये इंटीग्रिटी है। जैसी सोच वैसा कहता और वैसा ही काम करता, ये इंटीग्रिटी है। इसमें दिखावा नहीं होता, अकेले बैठे तो भी सत्य के प्रति रहो, अगर अकेले मन में भी सोचते हो तो सत्य ही सोचो, ये है इंटीग्रिटी। मूल्य, सोच, विश्वास वैसा ही हो जैसा कर्म हो, ये इंटीग्रिटी है। प्रोबिटी बराबर प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रिटी, ये प्रोबिटी फार्मूला है। प्रोबिटी इज इक्वल टू प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रिटी, यानी प्रोबिटी है
सत्यनिष्ठा का बहुत लगातार अभ्यास ही प्रोबिटी है। सत्यनिष्ठा का लगातार अभ्यास ही प्रोबिटी है। जब सत्यनिष्ठा आपके चरित्र में घुस जाए उसे प्रोबिटी कहते हैं। रोम रोम में घुस जाए, समा जाए तो प्रोबिटी है। होनेस्टी इज ग्रेटर देन, इंटीग्रिटी इज ग्रेटर देन प्रोबिटी। मतलब प्रोबिटी बहुत बड़ी है, यानी होनेस्टी इज लेस देन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज लेस देन प्रोबिटी। कंफर्म अंडरस्टैंडिंग? तो ठीक है, प्रोबिटी सत्यनिष्ठा का लगातार अभ्यास, अपने हर एक एक्शन में सत्यनिष्ठा को समाहित करना, यह है प्रोबिटी। सत्यनिष्ठा अपने ऊपर राज करना। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है उसके ऊपर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। वो अपने ऊपर राज तो करता ही है, वो पूरे विश्व पर राज करता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जो स्वयं पर राज करता है, जो स्वयं के ऊपर राज करता है, वो पूरे विश्व पर राज करता है। स्वयं के ऊपर क्या राज करना? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, दारू नशे नशीली चीजों से दूर रहना, ये क्या है? सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, ये अपने ऊपर राज कर रहा है। व्यभिचार नहीं करना, ये स्वयं पर राज कर रहा है, अपने ऊपर राज कर रहा है। जो अपने ऊपर राज करता है, जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता है, वो पूरे विश्व पर राज करता है। यही यूपीएससी चाहती है कि आप राज करो, आप बहको मत, भटको मत, आपको इतना पावरफुल बनाएगी प्रोबिटी। लोगों के ऊपर राज करना, मतलब लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति जो भी कहता करता, जो भी, ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, जो कहता वही करता है। लोगों में इतना भरोसा जम जाता है, तो ये है प्रोबिटी। अब सरकार में पारदर्शिता, ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। सरकार जो भी करे वो पारदर्शिता हो, शीशे की तरह दोनों तरफ जनता को दिखे, दोनों तरफ शीशे की तरह साफ दिखाई पड़े। ये है सरकार में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। सूचना का अधिकार बनाया गया, इसीलिए सूचना का अधिकार बनाया गया कि जनता सरकार के कार्यों को जाने, क्या क्या कार्य सरकार कर रही है, गलत कर रही है या सही कर रही है। अगर गलत कर रही है तो जनता जन विद्रोह करेगी, अगर सही कर रही है तो जनता उसका सपोर्ट करेगी, उसको जिताएगी। जब जनता को सरकार पर शक हो जाए तो जनता इसे मांग लेगी। ये 2005 में कानून का अधिकार लाया गया था, ठीक है ना। कोड्स ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता क्या है? आईएएस ऑफिसर जो भी कार्य कर रहा है उसकी लिस्ट, व जो नहीं कर रहा उसकी लिस्ट होती है कि आईएएस ऑफिसर को लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इधर लोगों के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए उसकी लिस्ट बनी होती है। उसे हम कहते हैं आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। अगर जो नहीं करना चाहिए वो अगर कर दिया, अगर किसी आईएएस ऑफिसर या किसी भी आईएएस ऑफिसर वगैरह ने, तो जवाबदेही नोटिस आएगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। ये है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट्स। यानी दबाव, आपका हमेशा प्रेशर रहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जवाबदेही एकदम कारण बताओ, नोटिस आ जाएगा आपके पास, आपने ऐसा क्या किया। अगर आपने नोटिस नहीं दिया, जवाबदेही नहीं दी, तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है और आपको दंड भी दिया जा सकता है, हर्जाना भी दिया जा सकता है, दंड भी मिल सकता है। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या है? नीतिपरक आचार संहिता क्या है? तो आप लोगों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, आपको लोगों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। इसमें कोई ऑफिसर पर दबाव नहीं होता है, किसी भी ऑफिसर पर दबाव नहीं होता है, सबके प्रति करुणा रखनी चाहिए। यह है कोड ऑफ एथिक्स, नीतिपरक आचार संहिता। किसी तरह से व्यवहार करना चाहिए, किसी तरह से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर ना करें तो कोई दंड नहीं मिलेगा, इसमें कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता है नीतिपरक आचार संहिता में। ये आपकी इच्छा है कि आपको अच्छा व्यवहार करो या ना करो, ये तुम्हारा व्यवहार है। पर हमेशा एक आईएएस ऑफिसर को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक अच्छे आईएएस ऑफिसर को जनता सर पर बिठा कर रखती है। सिटीजन्स चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र। जनता की सुविधा के लिए हर डिपार्टमेंट की लिस्ट होती है जो जनता की सुविधा समस्याओं में मदद करती है। शिकायत का फ़ोन नंबर होता है, मतलब नागरिक घोषणा पत्र में जो होता है उसमें जनता की हर डिपार्टमेंट की लिस्ट होती है कि ये स्वास्थ्य विभाग है, ये शिक्षा विभाग है, ये अन्य जो बिजली विभाग वगैरह है, फिर इनके फ़ोन नंबर शिकायत होती है। अगर कोई ऑफिसर गलत कर रहा है तो लिस्ट, फ़ोन नंबर लिस्ट दी होगी, अगर आप कॉल करके किसी भी अधिकारी को बता सकते हो, उसकी शिकायत कर सकते हो, ये गलत कर रहा है। ये होती है नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन्स चार्टर।
और हर डिपार्टमेंट में ये होता है। अगर आप स्वास्थ्य अस्पताल वगैरह में जा रहे हो तो भी एक लिस्ट बनी होगी कि ये डिपार्टमेंट है, अगर कोई गलत कर रहा है तो शिकायत का हेल्पलाइन नंबर होगा आपका हर नागरिक के लिए। ये है नागरिक घोषणा पत्र। यानी कोई भी संगठन जो सेवा उपलब्ध कराता है, संगठन द्वारा सेवाओं की सूची होती है वो। कार्य संस्कृति, सिविल सर्विस में कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर क्या है? तुम अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करोगे, ये है कार्य संस्कृति। और जूनियर को भी रिस्पेक्ट दोगे, सीनियर के भी रिस्पेक्ट करोगे और जूनियर को भी रिस्पेक्ट दोगे। आदेश नहीं चलेगा जूनियर के ऊपर। तो ये है कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर। सेवा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। अब सेवा की गुणवत्ता क्या होता है? जब कोई भी संगठन समय पर कार्य करे, यानी कार्य सही करे, कानून के हिसाब से कार्य करे, जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, तो इसे गुणवत्तापूर्ण कार्य माना जाएगा। यानी इसके विपरीत गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि लाल फीताशाही, यह भ्रष्टाचार से संबंधित है, रेड टेपिज्म। तो लाल फीताशाही क्या होती है? जैसे कि आपने अपनी पूरी फाइल बनाई, ठीक है ना, उस पर आपका डीएम वगैरह के साइन चाहिए, ठीक है ना, तो लाल फीताशाही आपकी लाल फीते में आपको बांध दी जाएगी, लाल लिफाफे में, और रख दी जाएगी। बहुत दिनों तक वो काम नहीं करेंगे। किस लिए? वो आपसे थोड़ी रिश्वत, और जैसे ही आपने थोड़ी रिश्वत दी तैसे ही वो फाइल खुलेगी, आपके एकदम साइन होंगे, आपका तुरंत काम हो जाएगा। ये है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। ये बहुत ही भ्रष्टाचार संबंधित है। लोक निधियों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। तो लोक निधियों का उपयोग, लोक मतलब लोगों का, निधि मतलब पैसा, यानी लोगों का पैसा, यानी टैक्स जो जाता है, लोगों का पैसा, ये है लोक निधि। इसका उपयोग कैसे करते? इसका उपयोग सही जगह होना चाहिए। भ्रष्टाचार की चुनौतियां, जैसे सरकारी कर्मचारी और नागरिक, ठीक है ना। भ्रष्टाचार की चुनौतियों में सरकारी कर्मचारी और नागरिक। वाइजल विलोवर एक्ट 2011, वाइजल विलोवर एक्ट 2011 जो भ्रष्टाचार से संबंधित ये बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस के कोड, जो वर्ड थे उनकी डिकोडिंग थी। जीएस पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये लगभग 250 नंबर का ये पेपर आता है। इसमें कम एनर्जी में बहुत अधिक मार्क्स मिलते हैं। ये ऐसे राइटिंग में भी बहुत फ़ायदा करती है। टॉपर को 3 चीज़ों में काम करे उसका सिलेक्शन होगा। पहला काम, ऑप्शनल वेस्ट तरीके से तैयार कर ले। दूसरा, ऐसे आंसर राइटिंग वेस्ट तरीके से तैयार कर ले। और तीसरा, एथिक्स की तैयारी और आंसर राइटिंग वेस्ट कर ले। बस इन्हीं में 3 में नंबर अगर ज़्यादा आ गए, क्योंकि ये 1000 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल 500 नंबर का, ऐसे 250 नंबर का, एथिक्स का पेपर 250 नंबर का, तो 500 नंबर का मेंस में पेपर है ये। इसमें हमें बेस्ट तैयारी करना होता है। हर टॉपर इसमें नंबर अच्छे लाता है, तभी वो टॉप करता है। यूपीएससी की मांग के हिसाब से अपनी सोच होनी चाहिए। यूपीएससी जो मांग रखता है उसी के अनुसार पढ़ाई करो। एक्स्ट्रा मत, ज़्यादा किताबें मत रखो, ज़्यादा किताबों से बोझ बढ़ता है। बस जितनी प्रैक्टिस लिखाई की कर सको। अगर आपको मोटिवेट रखना है तो मैं एक सूत्र आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि मैं चाहे जब तक नहीं सोऊंगा, जब तक मैं दिन भर में एक पेन समाप्त नहीं कर देता। अगर ये आपके अंदर जज्बा है, लिखाई का जज्बा है, तो आपको यूपीएससी में कोई भी नहीं हरा सकता। यह होना ही चाहिए। तो ये अब समाप्त हो गया। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट लाइव में देखेंगे, हम इसके सिलेबस पढ़ेंगे अब धीरे धीरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।